फतेहपुर से खबर, जहां पर गैंगस्टर मनोज अग्रवाल पर एक्शन हुआ है। मनोज अग्रवाल की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। कुर्क प्रॉपर्टी की कीमत 2,52,00,000 रुपए है। मनोज अग्रवाल पर 52 केस दर्ज हैं। मथुरा, फतेहपुर, आगरा, हरियाणा, रेवाड़ी में ये सभी मुकदमे दर्ज हैं। और अगली खबर बिजनौर से, जहां पर एक स्कूल बस पलट गई और इस हादसे में बच्चों से भरी बस सड़क पर पलटी। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। स्कूल बस में तकरीबन 35 स्टूडेंट सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। थाना शेरकोट के गांव कंदला शाहकोट का ये मामला है। स्कूल बस जो कि पलटी हुई आप देख रहे हैं इस वीडियो में भी। 35 बच्चे उस वक्त बस में सवार थे और बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा बच्चों को चोट पहुंची है। सभी जख्मी हैं। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस ने एक लड़की की जान बचाई। इंस्टाग्राम से पुलिस को सुसाइड अलर्ट मिला था। पुलिस ने लड़की के पास जाकर काउंसलिंग की। लड़की ने इंस्टा पर एक सुसाइड का नोट पोस्ट किया था। लखनऊ के आलमबाग इलाके का यह मामला है। लखनऊ के आलमबाग इलाके का ये मामला, जहां पर इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने खुदकुशी कर लेने की बात वाली पोस्ट डाली थी और ये अलर्ट मिलते ही पुलिस की टीम पहुंच गई लड़की के घर। लड़की को समझाया, उसकी काउंसलिंग की और उसे बताया कि जिंदगी कितनी अनमोल है और किसी भी समस्या का समाधान अपनी जान लेना नहीं है, जिसके बाद इस लड़की की जान बच सकी है। खबर हरदोई से, जहां पर 30 घंटे से लगातार इनकम टैक्स की रेड संडीला स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में जारी है। फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी में यह कार्रवाई चल रही है। इस दौरान मजदूरों की शिफ्ट बदली गई है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही इस कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली एक फर्म संचालक के किराना स्टोर पर भी इनकम टैक्स ने रेड डाली, वो भी जारी है। बताया जा रहा है कि किराना स्टोर मालिक ने किसी कागजात को छिपाने की कोशिश की, जो टीम के हाथ लग गए, जिसकी वजह से ही ये रेड ज्यादा लंबी चली गई। बिजनौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार एक यात्री ने पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर अपने आप को दिव्यांग डिब्बे में बंद कर लिया और जमकर हंगामा किया। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस टीम पहुंची, दमकल विभाग की टीम भी पहुंची और समझा बुझाकर उस शख्स को उतारने की कोशिश की गई। 3 घंटे बाद पुलिस उसे बाहर निकाल सकी। व्यक्ति का नाम भारत भूषण है। भू माफिया पर जमीन कब्जे का आरोप है। 3 से 4 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ही ये गुस्से में था। एक आदमी है, इनका पीपल्स आने के हैं, भूषण नाम है। ये सुबह चांदपुर से आ रहे थे चढ़कर और इसमें इन्होंने खुद को विकलांग डिब्बे में बंद कर लिया और ये अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दे रहे थे। इनका कहना है कि इनके सास के नाम खतौनी में कोई ज़मीन चली आ रही है, वो इनको दिलाई जाए। तो उसकी हम जांच करा लेते हैं क्या प्रकरण है। इनको उतार लिया गया सर। और आगरा में नकली पिस्टल के दम पर लूट की वारदात हो गई। बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़ा, 2 भागने में सफल रहे। पुलिस ने नकली पिस्टल भी बरामद कर ली है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी अदालत ने निवेशकों की डूबी हुई रकम लौटाने का आदेश दिया। लखनऊ की ईडी स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पहले आदेश में भदोई के गोपीगंज की रहने वाली नीता वर्मा को शाइन सिटी में निवेश की गई रकम वापस दिलाई जाएगी। ईडी की अदालत ने नीता वर्मा को 4 लाख रुपए वापस दिलाने का आदेश दिया है। और इसी तरह गोरखपुर के हुस्ना बानो ने भी ईडी कोर्ट में शाइन सिटी ग्रुप में निवेश किए गए 10,02,000 रुपए
वापस मांगे हैं, अर्जी दी थी उन्होंने वापस दिलाने की। हालांकि हुस्ना को 2,40,000 रुपए वापस मिल चुके हैं, लिहाजा अदालत ने बची हुई रकम 7,61,000 रुपए वापस दिलाने का आदेश जारी किया। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ ईडी स्पेशल कोर्ट में तकरीबन 1800 लोगों ने अपनी डूबी रकम शाइन सिटी ग्रुप से वापस दिलाने की अर्जी दी है। शाइन सिटी ग्रुप पर निवेशकों का तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इधर एटा में नायब तहसीलदार ने धर्मकांटा से चावल से भरे 2 ट्रक पकड़ा है। पंजाब नंबर के 2 ट्रक में 64 टन चावल लोड था। एसडीएम ने जांच के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया। जब सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच शुरू की तो व्यापारी राकेश गुप्ता भी पहुंचे और सप्लाई इंस्पेक्टर हरीश राज रंजन को धमकी देने लगे। धमकी का ये वीडियो सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है। आखिर चावल कहां से खरीदा गया, कहां भेजा जा रहा था, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। क्या बोलता है क्या नहीं है, व्यापारी इसका माल है। ये बताओगे गाड़ी कहाँ जा रही होगी, कहाँ ले जा रही हो गाड़ी? अभी नहीं। सुबह 9 बजे के आसपास एक सूचना पे 2 गाड़ियों को पकड़ा गया है। पंजाब नंबर की गाड़ियाँ थी और गाड़ियों में चावल, संदिग्ध चावल भरा होने की सूचना मिली थी। जांच की जा रही है। नियमानुसार मंडी की तरफ से समन शुल्क लगाया गया है। बाकी चावल की जांच की जा रही है। नोएडा में सीआरटी और डीसीपी सेंट्रल टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया और 76 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी नागरिकों को ईमेल भेजकर ठगी का शिकार बनाते थे, गिफ्ट कार्ड के जरिए पेमेंट कराते थे। एक रात में 20 से 25 लाख रुपए की ये ठगी करते थे। हवाला के जरिए पैसे मंगाए जाते थे। चीन से पैसे हवाला के जरिए आते थे। कॉल सेंटर को डेटा अमेरिकन नागरिक डार्क वेब के माध्यम से उपलब्ध कराते थे। कॉल सेंटर मालिक 10,000 लोगों का डेटा $300 में खरीदता था। ये सभी अब तक करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। यूएस सिटीजन्स को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग से पास से काफ़ी लैपटॉप्स और डायलर्स बरामद हुए हैं। टोटल 76 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 मुख्य संचालक हैं और 72 इनके कर्मचारी हैं जो फिक्स सैलरी पर और कमीशन पर ये लोग काम किया करते थे। ये लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग पहले ईमेल ब्लास्टिंग करवाते थे, यानी यूएस सिटीजन्स के हज़ारों यूएस सिटीजन्स के अकाउंट में डायरेक्ट एक ईमेल जाता था और ईमेल में लिंक क्लिक करने के बाद उनकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती थी और उसके बाद लिख के आता था, बग लिख के आता था कि अगर आपको अपनी इसको ठीक करना है तो आपको इस नंबर पे डायल करना है। वो जब नंबर डायल होता था तो वो कॉल सीधा नोएडा लैंड करती थी और ये जो जिनको हमने पकड़ा है ये लोग उनसे माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय बन के बात करते थे, तो उनका बग दूर करने के लिए उनके साथ फ्रॉड करते थे। उनसे ये लोग जनरली $99 के मल्टीपल में फ्रॉड किया करते थे और कैश कार्ड्स के माध्यम से उनकी रिमोट एक्सेस लेकर या फिर उनसे कैश कार्ड्स के माध्यम से उनसे पेमेंट ले लेते थे। पेमेंट देने के बाद हवाला ऑपरेटर्स को ये लोग कैश का कूपन का नंबर दे देते थे और उसके बाद इंडियन रुपये में उसे कन्वर्ट करके पैसा इंडिया मंगाते थे। बलिया में एक 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। बच्ची के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पड़ोसी लड़के पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएम मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी अरैल से निषाद राज क्रूज से वीवीआईपी घाट पहुंचे। साधु संतों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने संगम तट पर पहुंचकर गंगा पूजन किया, कुंभ कलश पूजन किया और इसके बाद उन्होंने अक्षय वट, सरस्वती कूप, कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। आपको बता दें कि अरैल घाट पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी ने 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से
भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था, लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के विभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसे भी ध्यान में रखा गया और पूर्वोत्तर रेलवे ने 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये सभी ट्रेन अलग अलग दिन पर चलाई जानी है। स्नान के मुख्य पर्व के एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक स्पेशल ट्रेनों को और ज्यादा संख्या में चलाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसानी से प्रयागराज पहुंच सके। पूर्वोत्तर रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। मैक्सिमाइज किया गया है ट्रेनों के नंबर्स को, स्पेशल ट्रेनों के नंबर्स को। और पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो हम लोग कुल 150 ट्रेन अभी तक मतलब इनिशियल स्टेज में जो हम लोगों ने प्लान किया है, ये स्पेशल ट्रेनें जो पूर्वोत्तर रेलवे से हम लोग चला रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो कोशिश है वो ये है कि झूसी और प्रयागराज से वो ट्रेनें चलेंगी जो बनारस बाउंड या ईस्ट बाउंड ट्रैफिक है, जैसे जो बनारस जिनको आना है, मऊ आना है, छपरा आना है, भटनी आना है, गोरखपुर आना है, ऐसे यात्रियों के लिए इसी डायरेक्शन से ट्रेनें चलेंगी। आज संविधान के 75 साल पूरा होने पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस मौके पर वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने आज संसद में अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला बोला। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है, लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। संविधान दिवस पर अखिलेश यादव ने भी संसद में आज कई मुद्दों को उठाया। अखिलेश ने संभल हिंसा, उपचुनाव और सर्वे को लेकर सरकार पर हमला बोला। कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे
तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट ने तलब किया है। 10 जनवरी 2025 को बतौर आरोपी तलब किया गया है। ट्रायल के लिए बतौर आरोपी राहुल गांधी को तलब किया गया है। एसीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को बुलाया है एक अभियुक्त के तौर पर। दरअसल ये मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब महाराष्ट्र के अकोला में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी केस में राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका एसीजेएम अदालत में दाखिल की गई थी, लखनऊ के ही एक वकील की ओर से। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को सद्भावना बिगाड़ने का आरोपी माना अदालत ने और 10 जनवरी 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। संभल के सांसद के पिता का नोटिस से इनकार है। सांसद के घर पर मिले नोटिस से उन्होंने इनकार कर दिया है। जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त लिया गया। तो मकान उन्हीं के नाम भी नहीं है, पहली फर्स्ट बात बताऊं, उनके नाम नहीं है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, उसमें 15 दिन का टाइम ले लिया गया है और 15 दिन के बाद सब मालूम हो जाएगा। मकान किसके नाम है? हमारे फादर के नाम। सर जवाब दाखिल हुआ है, नाम है उसमें जवाब दाखिल हुआ है। क्या नोटिस क्यों दिया है प्रशासन ने इस तरीके का नोटिस? क्या मालूम, हमें ना हमें हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस नहीं? ना हमारे पास प्रशासन के राय की नोटिस दिया था और उससे जवाब मांगा था कि तो हमारे पता नहीं किसे दिया, हमारे पास कल जवाब देना था, तो क्या कुछ जवाब दिया है? कुछ 15 दिन का टाइम दिया है हमारे वकील ने। अभी कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला, अभी कह रहे हैं 15 दिन नोटिस नहीं आया। जवाब किस बात पर दिया गया? वो जैसा वकील ने हमें बताया है, जो इस काम को देख रहे हैं, वो मैंने आपको। एक तरफ आप कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला, आप कह रहे हैं 15 दिन का समय भी हाँ, हमें नहीं मिला है, हो सकता है उन्होंने निश्चित कर लिया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार है और अगले महीने इसका उद्घाटन हो सकता है। एक्सप्रेसवे में 5 किलोमीटर के करीब सर्विस रोड और 3 जगह पर इंटरचेंज बनना बाकी है। ये काम पूरा होने के बाद ही इसका लोकार्पण हो सकता है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिलता है। तकरीबन 92 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से जुड़ा है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के लोगों को लखनऊ जाने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल के साथ साथ बिहार के कुछ जिले सीवान, गोपालगंज के लोगों के लिए एक लाइफलाइन साबित होने वाली है। ये लिंक एक्सप्रेसवे का काम 95% से अधिक पूरा हो चुका है और अब यहाँ के लोगों को एक अलग रोमांच मिलेगा। लिंक एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद लोगों को आजमगढ़ जाने में या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के लखनऊ और फिर दिल्ली जाने के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग तो मिलेगा ही, साथ ही कहीं पे भी रास्ते में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी गाड़ी 80 पे चल रही है तो 80 पे सीधे आपको लखनऊ पहुंचा देगी, जिससे इस रास्ते पे चलने वाले लोगों को एक अलग रोमांच मिलेगा। बस इंतज़ार है इस सड़क के लोकार्पण का। जब इस सड़क का लोकार्पण हो जाएगा, इस पे लोग चलने लगेंगे। इस सड़क पे अभी करीब 6 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पे जो लिंक एक्सप्रेसवे के बगल में जो साइड रोड बननी है उस पे काम चल रहा है और साथ ही 2 जगहों पे इंटरचेंज बन रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है। जैसे ही ये दोनों काम पूरा होंगे वैसे ही ये लिंक एक्सप्रेसवे आधिकारिक रूप से खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत से लोग इस पे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका आधिकारिक उद्घाटन नहीं हुआ है। प्रशासन उन लोगों को ना चलें, दुर्घटना ना हो, इससे बचने के लिए जगह जगह पे बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन फिर भी लोग अवैध रूप से इस पे चढ़ रहे हैं और अपना जो सफ़र है वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।